हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग पार्ट 4 वीडियो है जो आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की एक सीरीज है। जैसा कि आप जानते हैं, ये परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को होने वाली है, तो ये आपकी तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। और एक बहुत अच्छी खबर भी है, क्रिसमस के मौके पर एग्रो एकेडमी हमारे फाउंडेशन बैच पर 50% की छूट दे रहा है। तो आज ही ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग से जुड़े कुछ बहुत ही ज़रूरी सवालों पर चर्चा करेंगे। मैं सवाल और उसके विकल्प पढ़ूंगी और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है वो आपको हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाएंगे जी, ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 41 को 1 किलो पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है और विकल्प है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, स्पेसिफिक हीट या एंट्रोपी। इसका सही उत्तर है सी, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट मतलब किसी पदार्थ का वो गुण है जो बताता है कि उसका तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। अच्छा जी, खाद्य प्रसंस्करण में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किसी प्रोडक्ट को गर्म करने या ठंडा करने में कितनी ऊर्जा लगने वाली है। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न संख्या 42 प्राकृतिक प्रशीतन मतलब नेचुरल रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रशीतन माध्यम है। विकल्प है बर्फ, अमोनिया, फ्रियोन या CO2। इसका सही जवाब है ए, बर्फ यानी आइस। देखिए, प्राकृतिक प्रशीतन का सबसे सरल और कह सकते हैं सबसे पुराना उदाहरण बर्फ का ही इस्तेमाल है। हाँ, ये तो है। बाकी जो हैं जैसे अमोनिया और फ्रियोन, ये सब कृत्रिम प्रशीतन प्रणालियों में मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम्स में उपयोग होते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 43 वह ऊष्मा है जो किसी पिंड की अवस्था को बदले बिना उसके तापमान में वृद्धि या कमी का कारण बनती है। विकल्प ए लैटेंट हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी सेंसिबल हीट और डी ह्यूमिड हीट। यहाँ सही उत्तर सी, सेंसिबल हीट है, जिसे हम संवेदी ऊष्मा भी कहते हैं। सेंसिबल हीट। जी, इसे सेंसिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ऊष्मा के कारण जो तापमान में बदलाव होता है उसे हम थर्मामीटर से माप सकते हैं, यानी सेंस कर सकते हैं। समझ गई। अगला है प्रश्न संख्या 44 को किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। विकल्प है ए सेंसिबल हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी लेटेंट हीट और डी टोटल हीट। इसका उत्तर है सी, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। हाँ, ये वो छिपी हुई ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के दौरान जैसे बर्फ से पानी बनते समय एब्जॉर्ब होती है या निकलती है, लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, तो प्रश्न संख्या 45 लेटेंट हीट को प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। विकल्प है A2, B3, C4 या D5। इसका सही जवाब है B3। मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलनांक की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और तीसरा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 प्रशीतन में का उपयोग विभिन्न खाद्य उत्पादों को ठंडा करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ए लेटेंट हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी ह्यूमिड हीट, डी सेंसिबल हीट। इसका उत्तर है बी, स्पेसिफिक हीट। जैसा हमने पहले भी बात की थी, किसी खाद्य उत्पाद का तापमान कम करने के लिए हमें कितनी ऊष्मा निकालनी होगी, ये उसकी स्पेसिफिक हीट पर ही निर्भर करता है। ओके, प्रश्न संख्या 47 यदि 1 किलो बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के स्थिर तापमान पर पानी में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा परिवेश से अवशोषित होती है। विकल्प ए 80 किलो कैलोरी, बी 40 किलो कैलोरी, सी 50 किलो कैलोरी, डी 60 किलो कैलोरी। इसका सही मान है ए, 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी। जी, ये पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान है। मतलब 1 किलो बर्फ को पिघलाने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। अगला सवाल,
प्रश्न संख्या 48। 1 किलो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर उसी तापमान पर बर्फ में जमाने के लिए हटाई जाने वाली ऊष्मा है। ए. सेंसिबल हीट, बी. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सी. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डी. स्पेसिफिक हीट। यहाँ सही विकल्प बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। असल में ये वही ऊर्जा है जो पिघलने के लिए एब्जॉर्ब होती है, बस जमने की प्रक्रिया में इसे सिस्टम से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 49। वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलो पानी को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। विकल्प ए 480 किलो कैलोरी, बी 520 किलो कैलोरी, सी 540 किलो कैलोरी, डी 630 किलो कैलोरी। सही उत्तर है सी 540 किलो कैलोरीज। यह पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मान है और इसीलिए भाप में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 50 कहता है कि ऊष्मा पिंड के पदार्थ और द्रव्यमान की परवाह किए बिना उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहती है। विकल्प है ए ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम, बी पहला नियम, सी दूसरा नियम या डी तीसरा नियम। यह कथन सी ऊष्मागति का दूसरा नियम है, अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, दूसरा नियम? जी, यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की जो प्राकृतिक दिशा है उसको परिभाषित करता है। अगला है प्रश्न संख्या 51। आंतरिक ऊर्जा और दबाव और आयतन के गुणनफल का योग है। ए स्पेसिफिक हीट, बी एंट्रोपी, सी एंथैल्पी या डी टोटल हीट। इसका सही जवाब है सी एंथैल्पी। थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी एक सिस्टम की कुल ऊर्जा को दर्शाती है। चलिए अब अगले कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। एक प्रणाली जहां द्रव स्थिर प्रवाह की स्थिति में रहता है उसे कहा जाता है। विकल्प है ए स्टेडी फ्लो, बी अनस्टेडी फ्लो, सी रिवर्सिबल फ्लो, डी इररिवर्सिबल फ्लो। सही उत्तर है ए स्टेडी फ्लो यानी स्थिर प्रवाह। इसका मतलब यह है कि समय के साथ सिस्टम के किसी भी बिंदु पर द्रव के गुण जैसे दबाव या वेग वो बदलते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 53 कहता है कि उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का प्रवाह अपरिवर्तनीय है, मतलब इररिवर्सिबल है। ए शून्यवां नियम, बी पहला नियम, सी दूसरा नियम, डी तीसरा नियम। ये फिर से दूसरे नियम का ही एक और पहलू है। अच्छा, ये भी सेकंड लॉ ही है? हाँ, जो प्रक्रियाओं की स्वाभाविकता और उनकी दिशा को बताता है। ओके। प्रश्न संख्या 54 किसी पदार्थ द्वारा ऊष्मा के प्रवाह के लिए प्रस्तुत प्रतिरोध को इंगित करता है। ए स्पेसिफिक हीट, बी थर्मल कंडक्टिविटी, सी एंट्रोपी, डी एंथैल्पी। इसका जवाब है बी थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता। जिस पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है। चलिए अगली कुछ प्रश्न रिवीजन जैसे लगेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 55 ये वही सवाल है जो 43 था। ऊष्मा जो अवस्था बदले बिना तापमान बदलती है, तो इसका जवाब तो हाँ, इसका जवाब सी सेंसिबल हीट ही होगा। सही। प्रश्न 56 ये 44 की तरह है। अवस्था बदलने के लिए जरूरी ऊष्मा। जी, ये सी लेटेंट हीट है। बिल्कुल। प्रश्न 57 लेटेंट हीट के प्रकार, ये भी हम कर चुके हैं। हाँ, बी 3 प्रकार। प्रश्न 58 ये भी हो चुका है। खाद्य उत्पादों को ठंडा करने के लिए ऊष्मा की मात्रा, बी स्पेसिफिक हीट। और प्रश्न 59 1 किलो बर्फ को पिघलाने वाली ऊष्मा, ए 80 किलो कैलोरी। प्रश्न 60 1 किलो पानी को जमाने के लिए हटाई गई ऊष्मा, बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्रश्न 61 1 किलो पानी को भाप में बदलने के लिए, सी 540 किलो कैलोरी। प्रश्न 62 ऊष्मा का उच्च से निम्न तापमान की ओर बहना, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। और प्रश्न 63 आंतरिक ऊर्जा और दबाव आयतन का योग, यह है एंथैल्पी। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा रिवीजन हो गया। चलिए अब रेफ्रिजरेशन की परफॉर्मेंस से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 को 1 टन बर्फ बनाने के लिए 24 घंटे के भीतर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन पानी से हटाई जाने वाली ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। ए रेफ्रिजरेशन रेट, बी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, सी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और डी आउटपुट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसे बी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? जी, यह रेफ्रिजरेशन क्षमता की एक मानक इकाई है जिसे शॉर्ट में टीआर भी कहा जाता है। ओके। प्रश्न संख्या 65 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है।
A 40 kg calc kg, B 60 kg calc kg, C 80 kg calc kg, D 540 kg calc kg। जैसा हमने पहले भी एक सवाल में देखा था, इसका सही मान C 80 kg calc kg है। प्रश्न संख्या 66। 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर है। A 50 kg मिन, B 3.5 किलोवाट, C 50 kg मिनिमम और D A और B दोनों। इसका सही उत्तर है D, A और B दोनों। 1 टन रेफ्रिजरेशन लगभग 50 कैल मिन या फिर 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। ये दोनों मान याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 67। प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है जब घर्षण के कारण ऊष्मा शून्य होती है। विकल्प है A आइसेंट्रोपिक, B आइसोथर्मल, C आइसोकोरिक, D आइसोबारिक। सही उत्तर है A आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया। ये एक कह सकते हैं आदर्श प्रक्रिया है जिसमें एंट्रोपी स्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 68। एक रेफ्रिजरेशन इकाई है जो निम्न श्रेणी के ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा निकालने और उसे उपयोगी तापमान तक अपग्रेड करने में सक्षम है। A कंप्रेसर, B हीट पंप, C कंडेंसर, D इवेपोरेटर। ये परिभाषा B हीट पंप की है। हीट पंप। जी, यह रेफ्रिजरेटर के उल्टे सिद्धांत पर काम करता है, मतलब ठंडी जगह से गर्मी लेकर गर्म जगह पर छोड़ता है। दिलचस्प। प्रश्न संख्या 69। हीट पंप का ऊष्मा की आपूर्ति और किए गए कार्य के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। A कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, B इफेक्टिव परफॉर्मेंस रेशियो, C हीट पंप परफॉर्मेंस रेशियो, D उपरोक्त सभी। इन सभी शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही उत्तर D उपरोक्त सभी हैं। अच्छा, ये सभी सही हैं। जी, पर आमतौर पर इसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या COP कहते हैं। प्रश्न संख्या 70। अधिकांश रेफ्रिजरेंट का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो सामान्य रेफ्रिजरेशन सिस्टम की आवश्यकता को पूरा करता है। A -10 डिग्री सेल्सियस, B -20 डिग्री सेल्सियस, C -30 डिग्री सेल्सियस, D -40 डिग्री सेल्सियस। एक अच्छी रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, तो यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प D -40 डिग्री सेल्सियस है, ताकि वो सिस्टम के अंदर जमे नहीं। चलिए अब अंतिम खंड पर आते हैं, रेफ्रिजरेंट्स और उनके उपयोग। प्रश्न संख्या 71। इवेपोरेटर और कंडेंसर में दबाव हमेशा आवश्यक तापमान के लिए वांछनीय होता है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव से अधिक नहीं होना चाहिए। विकल्प है A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C पॉजिटिव या नेगेटिव, D उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ सही उत्तर A पॉजिटिव है। सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है ताकि बाहर की हवा और नमी लीक होकर अंदर ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो सिस्टम को खराब कर सकती है। प्रश्न संख्या 72। जब वायुमंडलीय तापमान आराम के तापमान से नीचे होता है तो हीटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेशन चक्र कहलाता है। A हीटिंग कॉइल, B हीट पंप, C हीट इंजन, D हीटर। यह फिर से B हीट पंप की परिभाषा है, जिसका उपयोग हम सर्दियों में हीटिंग के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 73। रेफ्रिजरेंट पानी में घुलने पर क्षारीय मतलब एल्कलाइन प्रकृति का हो जाता है और फलों और सब्जियों के साथ प्रतिक्रिया करता है। विकल्प A CO2, B फ्रियॉन, C H2O, D अमोनिया। अमोनिया का है। अच्छा, अमोनिया का। जी, और इसी वजह से अमोनिया का उपयोग सीधे खाद्य संपर्क वाले अनुप्रयोगों में बहुत सावधानी से किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 74। रेफ्रिजरेंट खाद्य सामग्री के रंग, स्वाद या बनावट को प्रभावित नहीं करता है। A फ्रियॉन, B CO2, C अमोनिया, D SO2। A फ्रेयॉन अपनी इनर्ट प्रकृति के कारण खाद्य उत्पादों के लिए सुरक्षित माना जाता है। मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। बिल्कुल। हालांकि अब पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। प्रश्न संख्या 75। रेफ्रिजरेंट पानी में घुलने पर अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति का हो जाता है और खाद्य सामग्री को प्रभावित नहीं करता है। A CO2, B अमोनिया, C SO2 या D फ्रियॉन। इसका सही जवाब है C SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 76।
तरल की विशिष्ट ऊष्मा और वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा वांछित हैं। विकल्प है ए कम कम, बी उच्च उच्च, सी उच्च कम या डी कम उच्च, वाष्प की ज्यादा। जी, तरल की स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए और वाष्प की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर हो। प्रश्न संख्या 77 अत्यधिक विषैला रेफ्रिजरेंट है। ए अमोनिया, बी SO2, सी फ्रियॉन 12, डी फ्रियॉन 22। दिए गए विकल्पों में से बी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक विषैला है। प्रश्न संख्या 78 को सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। ए ठोस नाइट्रोजन, बी ठोस CO2, सी ठोस SO2, डी ठोस फ्रियॉन 12। ये तो एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। हाँ, ये तो सबको पता होना चाहिए। सही उत्तर है बी ठोस CO2, सॉलिड CO2। प्रश्न संख्या 79 को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय मतलब हार्ट माना जाता है। ए कंप्रेसर, बी इवेपोरेटर, सी कंडेंसर, डी एक्सपेंशन वाल्व। इसका सही जवाब ए कंप्रेसर है। यह पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को पंप करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिल शरीर में खून को पंप करता है। बिल्कुल सही। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 80 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के प्रति स्टेज में दबाव में वृद्धि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तुलना में होती है। ए बहुत छोटी, बी बहुत बड़ी, सी बड़ी, डी छोटे। इसका सही उत्तर है ए बहुत छोटी, वेरी स्मॉल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ज्यादा वॉल्यूम को संभालने में बेहतर होते हैं, लेकिन उनकी प्रति स्टेज दबाव वृद्धि कम होती है। तो ये थे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अब जल्दी से कमेंट्स में बताइए आपके कितने सवाल सही हुए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें और एक नया सेशन लेकर आएं, तो प्लीज चैट में यस कमेंट करें। जी, आपके फीडबैक से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्रो अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।